12 अगस्त 2008 की वो रात बिल्कुल सामान्य लग रही थी, गर्म, शांत और तारों से भरी हुई। एल्वा वैली कैंपग्राउंड में कैंपफायर की हल्की रोशनी के चारों ओर कुछ यात्री बैठे बातें कर रहे थे। मार्शमैलो की मीठी खुशबू हवा में थी, लोग अपने छोटे बड़े सफर की बातें कर रहे थे और माहौल बिल्कुल बेफिक्र सा लग रहा था। उन्हीं लोगों में 31 साल की हन्ना ब्रैडी भी चुपचाप बैठी थीं। वह बहुत बोलने वालों में से नहीं थीं, ज्यादातर मुस्कुराकर सुनती रहती थीं। किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि ये रात उनके जीवन का आखिरी अध्याय बन जाएगी। हन्ना शांत स्वभाव की, साधारण जीवन जीने वाली और अकेले घूमने की शौकीन महिला थीं। पूरा दिन उन्होंने हाइकिंग में बिताया था और शाम होते होते थकान उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। इसलिए रात के करीब 10 बजे उन्होंने बाकी लोगों को अलविदा कहा और अपने टेंट की ओर चली गईं। उन्होंने टेंट की झिप बंद की और यही वह आखिरी क्षण था जब किसी ने उन्हें जिंदा देखा। अगली सुबह जब कैंपसाइट पर हलचल शुरू हुई तो एक अजीब बात सामने आई। हन्ना का टेंट खुला हुआ था, मगर वह वहां नहीं थीं। अंदर सब कुछ करीने से रखा हुआ था, स्लीपिंग बैग लपेटा हुआ, बैकपैक कोने में, फोन और वॉलेट वहीं, लेकिन हन्ना जैसे हवा में गायब हो गई हों। न कोई संघर्ष, न कोई आवाज, न कोई निशान। बस एक गहरा सन्नाटा और एक ऐसा सवाल जिसने सबको हिला दिया, आखिर रात में हुआ क्या? इस शांत जंगल में, जहां पिछली रात वही लोग हंसते बोलते बैठे थे, एक पल में हन्ना का यूं गायब होना किसी रहस्य की शुरुआत जैसा था। क्या यह कोई हादसा था? क्या कोई अनजाना खतरा उन्हें अपनी ओर खींच ले गया? या कहीं कोई ऐसी परछाई तो नहीं घूम रही थी जिसे किसी ने नोटिस ही नहीं किया? यह कहानी सिर्फ एक गुमशुदगी की बात नहीं है। यह उन अनदेखे पलों की परतें खोलती है, जो हन्ना के आखिरी कदमों से जुड़े थे। हन्ना ब्रैडी के गायब होने की सुबह जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, कैंपग्राउंड का माहौल बदलता गया। एल्वा वैली, जो पिछले शाम तक हंसी और गर्माहट से भरा था, अब बेचैनी से घिर रहा था। सूरज की हल्की किरणें देवदार के पेड़ों के बीच से छनकर नीचे आ रही थीं, लेकिन हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे जंगल खुद कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। सबसे पहले जिसने हन्ना के टेंट की हालत देखी, वह जेफ लैम्बर्ट था, सिएटल का एक युवा स्टूडेंट। वह सुबह लगभग 7 बजे टॉयलेट की ओर जाता हुआ हन्ना के टेंट के पास से गुजरा। उसने देखा कि टेंट का दरवाजा आधा खुला हुआ था, जबकि रात को उसने खुद देखा था कि हन्ना ने झिप बंद की थी। उस समय उसे लगा कि शायद हन्ना जल्दी किसी वॉक पर निकल गई होंगी, लेकिन फिर भी उसने झांककर आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। उसे यह बात थोड़ी अजीब लगी, मगर वह अपने काम में लगकर वापस टेंट में चला गया। कुछ घंटों बाद, जब समय लगभग 9 बज चुका था और हन्ना अभी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थीं, तब जेफ को चिंता होने लगी। वह फिर से उनके टेंट तक गया और इस बार भीतर थोड़ा ध्यान से देखा। अंदर का दृश्य बिल्कुल व्यवस्थित था। स्लीपिंग बैग ऐसे रखा था जैसे किसी ने सुबह उठकर सावधानी से मोड़ा हो, बैकपैक टेंट के एक किनारे रखा था, उनका फोन और वॉलेट मैट पर पड़े थे और हाइकिंग बूट्स दरवाजे के पास नीटली रखे थे। यह साफ दिख रहा था कि वह अपनी मर्जी से बाहर गई भी हों, तो जल्द लौटने के इरादे से ही गई होंगी, लेकिन अब तक वापस न आना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। जेफ ने आसपास के कुछ और यात्रियों से पूछा, क्या किसी ने सुबह हन्ना को देखा है? जवाब एक जैसा था, नहीं। सबके चेहरों पर चिंता उभरने लगी। आखिरकार वह कैंपग्राउंड मैनेजर रोजर चेनी के पास पहुंचा। चेनी, जो लंबे समय से इस इलाके को जानता था, तुरंत हन्ना के टेंट तक आया। उसने अंदर झांका और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वह अपने फोन और जूतों के बिना कहीं नहीं जाती, उसने गंभीर आवाज में कहा। चलो पहले कैंपसाइट के आसपास देखते हैं। करीब 5 लोगों का छोटा सा समूह बना, जेफ, चेनी और 3 अन्य यात्रियों का। वे आसपास के छोटे ट्रेल्स पर हन्ना का नाम पुकारते हुए घूमते रहे। घंटे भर की खोज में उन्हें एक भी सुराग नहीं मिला। न कोई पैरों के निशान, न कोई टूटा हुआ पौधा, न कोई गिरा हुआ सामान। इसके बाद चेनी ने निर्णय लिया कि अब पार्क रेंजर्स को सूचना देनी चाहिए। दोपहर तक रेंजर्स अपनी जीप में पहुंच चुके थे। उन्होंने सबसे पहले टेंट की जांच की, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं कोई संघर्ष या जबरदस्ती का संकेत तो नहीं है। लेकिन टेंट बिल्कुल उसी तरह था जैसे कोई थका हुआ यात्री सोकर उठता है, अपना सामान मोड़ता है और बाहर कदम रखता है।
रेंजर्स ने कैंपग्राउंड में मौजूद हर व्यक्ति से बात की। कई लोगों ने कहा कि हन्ना पिछली रात बिल्कुल सामान्य लग रही थीं, न घबराई हुई, न परेशान, न ही किसी से डरती हुई। लगभग सभी ने यही बताया कि वह शांत और सलीके से बात करने वाली महिला थीं। रेंजर्स ने तुरंत एक शुरुआती सर्च ऑपरेशन शुरू किया। दोपहर के बाद तक खोज का दायरा बढ़ा दिया गया। अब तक रेंजर्स, वॉलंटियर्स और प्रशिक्षित खोजी कुत्ते शामिल हो चुके थे। कुत्ते ने हन्ना के टेंट से एक हल्की सी गन पकड़ते हुए एक संकरे रास्ते की ओर बढ़ना शुरू किया। यह रास्ता एक तरफ नदी की ओर जाता था, लेकिन थोड़ी दूर जाकर कुत्ता रास्ते से हटकर झाड़ियों में घुसने लगा। समूह उसके पीछे पीछे चलता गया। करीब 1 किलोमीटर तक कुत्ता हन्ना की गंध पर चलता रहा। लेकिन अचानक, एक ढलान के पास जहां एक छोटी सी धारा नीचे नदी में गिरती थी, कुत्ता भटक गया। उसकी नाक ऊपर नीचे घूमती रही पर दिशा साफ नहीं थी। कुत्ते के हैंडलर ने आसपास के कुछ 100 मीटर इलाके को चेक कराया, पर गंध वहां खो चुकी थी, जैसे किसी ने अचानक उस निशान को काट दिया हो। यह शुरुआती असफलता सर्च टीम के लिए एक बड़ा संकेत थी। अगर गंध अचानक आती है, तो अक्सर दो में से एक बात होती है। या तो व्यक्ति पानी में गिरा, या फिर उसे किसी वाहन या किसी बाहरी साधन द्वारा दूर ले जाया गया। लेकिन यहां से किसी वाहन के आने जाने का कोई स्पष्ट निशान नहीं था। ढलान इतनी घनी झाड़ियों से भरी थी कि वहां से किसी इंसान का आसानी से गुजरना भी कठिन था, किसी को ले जाना तो और भी मुश्किल। दिन ढलने लगा और खोज और भी गहरी होती गई। अगले चंद घंटों में सर्च टीमों की संख्या बढ़कर 10 लोगों तक पहुंच गई। सूरज ढलने से पहले उन्होंने 5 किलोमीटर के दायरे तक इलाके की छानबीन कर डाली। हेलीकॉप्टर को भी बुलाया गया, जो थर्मल कैमरों से ऊपर से जमीन को स्कैन कर रहा था, ताकि कहीं गर्म शरीर की हल्की सी गर्मी भी दिखे तो उसे खोजा जा सके। मगर किसी भी कैमरे में कोई चिन्ह नहीं दिखा। रात आने लगी और जंगल की खामोशी भारी होने लगी। रेंजर्स ने फैसला किया कि अगले दिन सुबह फिर से खोज जारी रखी जाएगी। कैंपग्राउंड पर लौटने वाले लोग अब डरे हुए थे। एक लड़की ऐसे कैसे अचानक बिना आवाज किए गायब हो जाए? यह जगह जितनी सुंदर थी, उतनी ही खामोश और गहरी भी। कई टूरिस्टों ने एक बात याद की। पिछली रात करीब 11 बजे एक जोड़े ने किसी अजनबी आदमी को टॉर्च लेकर टेंटों के बीच घूमते देखा था। वह कैमोफ्लाज जैकेट और कैप पहने था और कह रहा था कि उसका कुत्ता खो गया है। रात अंधेरी थी, चेहरा साफ दिखाई नहीं दिया था, और वह कुछ ही मिनटों में फिर जंगल की ओर गायब हो गया। उस वक्त किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब, जब हन्ना गायब थीं, यह बात अचानक महत्वपूर्ण लगने लगी। अगले दिन जब रेंजर्स ने रजिस्ट्रेशन लॉग चेक किया तो पता चला कि उस रात ऐसा कोई भी व्यक्ति आधिकारिक रूप से कैंपग्राउंड में दर्ज नहीं था। यानी वह आदमी या तो चोरी छिपे कैंप कर रहा था, या फिर उसके आने का कोई और कारण था। जब यह जानकारी सामने आई, तो खोज अभियान में नया तनाव उतर आया। रेंजर्स को अब सिर्फ खोई हुई हाइकिंग यात्री की तलाश नहीं करनी थी, अब वे यह सोचने लगे थे कि शायद मामला जितना दिखाई दे रहा है, उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। उस सुबह से शुरू हुई खोज अब एक गहरी जांच में बदल रही थी, एक ऐसी जांच जो आने वाले वर्षों में कई अनसुलझे रहस्यों के दरवाजे खोलेगी। लेकिन पहले, हन्ना का कोई पता लगाना जरूरी था। दूसरे दिन सुबह होते ही रेंजर्स ने सर्च ऑपरेशन को और बड़ा कर दिया। अब तक साफ हो चुका था कि यह कोई साधारण रास्ता भटकने का मामला नहीं है। अगर हन्ना सिर्फ खो गई होती, तो या तो किसी ट्रेल पर दिख जाती, या उनका कोई सामान, कोई पैरों का निशान, पानी की तरफ झुकता कोई इशारा, कुछ न कुछ तो मिल जाता। लेकिन अभी तक एक भी ठोस सुराग नहीं था, और यह बात टीम को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। सुबह करीब 8 बजे सर्च एंड रेस्क्यू की एक नई टीम साइट पर पहुंची। अनुभवी रेंजर, वॉलंटियर्स, स्निफर डॉग्स और एक टेक्निकल ग्रुप शामिल था, जो इलाके के टोपोग्राफिक नक्शों पर संभावित रूट तय कर रहा था। जंगल की बनावट बहुत जटिल थी, ऊंचे पेड़, गहरी घाटियां, घास से भरे ढलान और छोटे छोटे पानी के रास्ते जो कभी भी दिशा बदल सकते थे। इस इलाके में कोई एक व्यक्ति अगर अकेले चलता रहे, तो कुछ ही घंटों में दिशा खो सकता है। लेकिन यहां हन्ना की स्थिति अलग थी। उसके जूते, फोन और वॉलेट टेंट में छोड़े गए थे। वह बिना किसी आवश्यक सामान के अचानक जंगल में क्यों जाती? रेंजर्स ने उस छोटी धारा के आसपास एक बार फिर खोज की, जहां पिछले दिन कुत्ता गंध खो बैठा था।
जगह मुश्किल थी, ढलान फिसलन भरा और गारी झाड़ियों से भरा हुआ। अगर कोई व्यक्ति वहां नीचे गिरता तो शायद उसके कपड़े या शरीर पर खरोंच के निशान रहते, या नीचे पत्थरों पर कोई टूट-फूट नजर आती। लेकिन ढलान लगभग अनटच्ड था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई गया ही नहीं। लगभग दोपहर तक रेंजर्स ने 5 किलोमीटर के दायरे में सैकड़ों मीटर लंबा चौड़ा क्षेत्र खोजा। हेलीकॉप्टर ने आसमान से कई बार चक्कर लगाए, थर्मल कैमरा संवेदनशीलता के साथ हर कोने को स्कैन कर रहा था। फिर भी कोई हॉट स्पॉट नहीं मिला, न तो किसी इंसान का, न किसी घायल शरीर का। कुछ भी नहीं। इस बीच कैंपसाइट पर एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई। कई रेंजर्स यात्रियों से बात कर रहे थे कि क्या किसी को पिछली रात कुछ अलग नजर आया था। तभी डेविड कार्टराइट और उनकी पत्नी लिंडा ने बताया कि रात करीब 11 बजे उन्होंने एक आदमी को टेंटों के बीच घूमते देखा था। उस आदमी के हाथ में टॉर्च थी, उसने कैमोफ्लाज जैकेट और केप पहन रखी थी। अंधेरे में उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। डेविड ने उसे आवाज देकर पूछा भी था, क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? उस आदमी ने शांत आवाज में कहा, हाँ, मेरा कुत्ता खो गया है, मैं उसे तलाश रहा हूं। डेविड ने पेशकश की कि वह उसकी मदद कर सकता है, लेकिन उस आदमी ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, वह खुद ही वापस आ जाएगा। फिर वह टॉर्च नीचे किए, जंगल की ओर बढ़ा और कुछ ही पलों में अंधेरे में गायब हो गया। पहली नजर में यह घटना मामूली लगती थी, लेकिन हन्ना के गायब होने की खबर फैलते ही इस बात ने रेंजर्स का ध्यान खींच लिया। चेनी ने तुरंत रजिस्ट्रेशन लॉग चेक कराया और पता चला कि उस रात किसी भी ऐसे आदमी का नाम दर्ज नहीं था जिसने कुत्ता लाने की बात कही हो। यानी वह अनजान व्यक्ति बिना अनुमति के पार्क में घुसा था। यह बात रेंजर्स के लिए बेहद गंभीर थी, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन आने वाले लोग अक्सर दो तरह के होते हैं, या तो वे पैसे बचाने वाले कैंपर होते हैं, या फिर ऐसे लोग जो जानबूझकर भीड़ से दूर रहना चाहते हैं। इनमें से दूसरा वर्ग हमेशा चिंता का कारण बनता है। अब रेंजर्स के सामने दो संभावनाएं थीं। पहली, कि हन्ना किसी दुर्घटना का शिकार हुई हो। दूसरी, कि उस अनजान आदमी से उनका सामना हुआ हो। अगले दिनों में सर्च और अधिक गहन हो गई। 2 हफ्तों तक हर सुबह टीम जंगल में उतरती, नक्शे बांधती, हिस्सों में बंटकर इलाके को खंगालती। पानी के किनारों, नदी की शाखाओं, घाटियों और पुराने जल्दी इस्तेमाल हुए कैंप साइट तक हर जगह चेक किया गया। कुछ जगहों पर पुराने फायर पिट मिले, लेकिन वे कई महीने पुराने थे। कहीं ताजा गतिविधि का कोई निशान नहीं था। कई यात्रियों से पूछताछ जारी रही। सबने एक ही बात कही, हन्ना पिछली रात बिल्कुल सामान्य थीं। किसी बदलाव का कोई संकेत नहीं। वह खुश थीं, शांत थीं। किसी के साथ बहस या तनाव नहीं हुआ। कोई भी अफरातफरी या खतरे का माहौल नहीं था। हन्ना के माता-पिता रॉबर्ट और एलिजाबेथ ब्रैडी को भी सूचना दे दी गई थी। वे तुरंत सैक्रामेंटो से वाशिंगटन आते हैं। उनकी हालत बेहद खराब थी। उनकी इकलौती बेटी अचानक गायब हो गई थी। उन्होंने खुद कई दिन जंगल में घूमकर खोज की। एक निजी जांचकर्ता को भी नियुक्त किया। उस इन्वेस्टिगेटर ने स्थानीय लोगों, फॉरेस्ट वार्डन और शिकारियों से बात की, इलाके की गहरी जानकारी तलाशने की कोशिश की। लेकिन उसके पास भी कोई ठोस जानकारी नहीं आई। धीरे धीरे 2 हफ्ते बीत गए। रेंजर्स और वॉलंटियर टीमें थक चुकी थीं। एक समय ऐसा आया कि खोज को रोकना पड़ा, क्योंकि कोई भी सुराग अब तक नहीं मिला था। आधिकारिक तौर पर हन्ना को लापता घोषित कर दिया गया और मामला क्लैलम काउंटी के शेरिफ विभाग को सौंप दिया गया। वहीं से यह कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। जांच अब सिर्फ गुमशुदगी नहीं रह गई, बल्कि संभावित अपराध बन जाती है। डिटेक्टिव ग्रेग ओल्सन, जो कई वर्षों से कठिन केस सुलझाने के लिए जाने जाते थे, इस मामले की जिम्मेदारी संभालते हैं। ओल्सन शांत, व्यवस्थित और बेहद तर्कशील इंसान थे। उन्होंने पहले दिन ही कैंपग्राउंड का पूरा नक्शा निकाला और अपना खुद का विश्लेषण शुरू किया। उनका पहला सवाल था, अगर हन्ना अकेले बाहर निकली थीं, तो उन्होंने जूते क्यों नहीं पहने? उनका फोन क्यों पीछे रह गया? इन दोनों बातों से वे एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे, हन्ना खुद अपनी इच्छा से बाहर नहीं निकली थीं। किसी ने उन्हें बाहर निकलने पर मजबूर किया होगा,
या फिर टेंट से बाहर आने के बाद उन्होंने किसी खतरे का सामना किया होगा। दूसरा सवाल, क्या हन्ना को किसी ने टेंट से बुलाया था? कई बार अपराधी पीड़िता को बिना शोर किए टेंट से बाहर बुलाते हैं, जैसे कि किसी बहाने से, जैसे मदद मांगना या कोई परिचित सी आवाज लगाना। लेकिन हन्ना को वहां कोई जानता नहीं था। फिर उस आवाज का स्रोत कौन हो सकता था? ओल्सन ने गवाहों के बयान बहुत ध्यान से पढ़े। सब में सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण बात बार बार उठ रही थी, वही रहस्यमय आदमी जो रात में टॉर्च लेकर टेंटों के बीच घूम रहा था। यह बात ओल्सन की सूची में नंबर 1 संदिग्ध के रूप में दर्ज हो गई। अब ओल्सन ने रेंजर्स के साथ मिलकर इलाके में अवैध कैंपरों के संकेत ढूंढने शुरू किए। पिछले कुछ महीनों में कई बार बिना रजिस्ट्रेशन वाले लोग पकड़े गए थे, कुछ शिकारी, कुछ अकेले रहने वाले और कुछ ऐसे लोग जिन्हें किसी भी नियम से मतलब नहीं था। अक्सर ऐसे लोग जंगल में इतना अंदर चले जाते हैं जहां कोई साधारण यात्री नहीं जाता। कई दिनों की कोशिशों के बाद भी कोई सीधा सुराग नहीं मिला। हर बार लगता था कि शायद अब कुछ मिलेगा, लेकिन फिर जंगल की नमी, घास और पेड़ों की जड़ों के बीच सब गायब हो जाता। मामला अब गंभीर रूप से ठहराव में था, एक ऐसा मोड़ जहां सब कुछ होते हुए भी हाथ में कुछ नहीं आता। समय बीतता गया और हन्ना ब्रैडी का मामला धीरे धीरे फाइलों के नीचे दबने लगा। महीनों तक खोज के बाद जब कोई ठोस सुराग नहीं मिला, तो रेंजर्स और स्थानीय प्रशासन ने मान लिया कि शायद वह किसी दुर्घटना की शिकार हुई हो और जंगल में कहीं रह गई हो, ऐसी जगह जहां इंसानी कदम दशकों तक ना पहुंच पाएं। लेकिन डिटेक्टिव ग्रेग ओल्सन इस निष्कर्ष से संतुष्ट नहीं थे। वह जानते थे कि हन्ना जैसी अनुभवी हाइकर अचानक इतनी आसानी से गायब नहीं हो सकती। कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे सब अनदेखा कर रहे थे। इसी बीच लगभग 2 साल बीत गए। मौसम बदलते रहे, जंगल ने अपना रूप कई बार बदला और कई तूफान आए और गए। लेकिन एक तूफान ऐसा आया जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल कर रख दी। जनवरी 2010 में वाशिंगटन स्टेट ने 20 सालों का सबसे भयंकर तूफान देखा। तेज हवाएं, भारी बारिश और जमीन का बहना, इसने ओलंपिक नेशनल पार्क के कई इलाकों को हिला दिया। सैकड़ों पेड़ जड़ों सहित धरती से उखड़ गए। इन्हीं पेड़ों में से एक, जो घटनास्थल से कुछ किलोमीटर दूर गिरा था, भविष्य में इस रहस्य को उजागर करने की चाबी बन जाएगा, लेकिन तब किसी को इसका अंदाजा नहीं था। महीनों बाद, अक्टूबर 2010 में, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के पर्यावरण विज्ञान विभाग के 6 छात्र अपने प्रोफेसर एलन मैकग्रेगर के साथ इस तूफान से पड़े असर का अध्ययन करने जंगल में पहुंचे। उनका काम उखड़े हुए पेड़ों की संरचना, उनकी उम्र, जड़ों की दिशा और मिट्टी के नुकसान का हिसाब रखना था। उनमें से एक छात्रा, एमिली रोज, बड़ी ध्यानपूर्वक हर जगह तस्वीरें खींच रही थी। उन्हें एक विशाल देवदार का पेड़ मिला जिसकी जड़ें लगभग 4 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे ढेर की तरह ऊपर उठी हुई थीं। यह पेड़ तूफान में पूरी तरह जमीन से उखड़ गया था। एमिली जब जड़ों के पास पहुंची, तो उसके ध्यान में एक अजीब चीज आई, काले रंग का एक मोटा प्लास्टिक का टुकड़ा जो मिट्टी और जड़ों के बीच फंसा था। उसने पहले सोचा कि यह सिर्फ फेंका हुआ कचरा होगा, लेकिन जब उसने उसे खींचने की कोशिश की तो वह बाहर नहीं आया। वह फटा भी नहीं। उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। उसने प्रोफेसर एलन मैकग्रेगर को बुलाया। प्रोफेसर ने टॉर्च से जड़ों के बीच झांककर देखा और तुरंत समझ गए कि यह साधारण कचरा नहीं है। उन्होंने टीम को पीछे हटने को कहा और फावड़ा लाकर खुद खोदना शुरू किया। धीरे धीरे मिट्टी हटने लगी और जड़ों के नीचे एक बड़ा काला बैग दिखाई देने लगा, एक मोटा इंडस्ट्रियल प्लास्टिक बैग, जैसा आमतौर पर भारी कचरे के लिए इस्तेमाल होता है। बैग के चारों ओर रस्सी बंधी थी और आकार देखने से ऐसा लगता था कि इसके अंदर कोई लंबी चीज रखी गई हो। मैकग्रेगर का दिल धड़क उठा। उन्होंने समझ लिया कि यह मामला सिर्फ पर्यावरण अध्ययन का नहीं रहा। उन्होंने तुरंत रेंजर्स को फोन किया। लगभग 40 मिनट बाद रेंजर्स मौके पर पहुंच गए। उनमें से 2 वही थे जिन्होंने 2 साल पहले हन्ना की तलाश में दिनरात जंगल खंगाला था। जैसे ही उन्होंने बैग को देखा, उनके चेहरों पर तनाव साफ दिखाई देने लगा। एक रेंजर, स्टीव होलोवे, ने चाकू से रस्सी काटी और बैग की जिप धीरे धीरे खोली। अंदर की पहली झलक ने सबको कुछ पल के लिए स्तब्ध कर दिया, एक इंसानी शरीर के अवशेष। शव लगभग कंकाल में बदल चुका था। कपड़े मौजूद थे, जीन्स, ग्रे टी-शर्ट,
अंडरवियर और पैर में मोजे, लेकिन जूते नहीं थे। शरीर इतने समय से मिट्टी और नमी में दबा था कि हड्डियों पर थोड़ी बहुत सूखी त्वचा चिपकी रह गई थी, पर बाकी सब लगभग सड़ चुका था। बालों का हल्का गुच्छा भी बचा था, भूरे रंग का, मध्यम लंबाई का। रेंजर होलोवे ने तुरंत रेडियो पर सूचना दी, यह संभवतः वही मामला है। क्लैलम काउंटी का पुलिस विभाग तुरंत सक्रिय हो गया। शाम होते होते फॉरेंसिक टीम, डिटेक्टिव ओल्सन और कई अधिकारी मौके पर थे। बैग को सावधानी से निकालकर समतल जगह पर रखा गया। फिर पूरे शव की विस्तृत जांच की गई। शुरुआती जांच से पता चला कि यह शरीर एक महिला का था, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, हन्ना की उम्र से बिल्कुल मेल खाती हुई। कपड़ों का रंग और पैटर्न भी वही थे जैसा 2 साल पहले रिपोर्ट किया गया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, यह लगभग स्पष्ट हो गया कि यह हन्ना ब्रैडी का शव ही है। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तब सामने आई, जब मेडिकल एग्जामिनर ने चेहरे और गर्दन की हड्डियों की जांच की। जबड़ा टूटा हुआ था, दाईं तरफ फ्रैक्चर था, 2 पसलियां भी टूटी थीं। मुंह में कपड़े का एक टुकड़ा फंसा मिला, एक सड़ा हुआ, लेकिन पहचाने जाने लायक लॉन्ग स्लीव शर्ट का हिस्सा, लाल और काले चेक पैटर्न वाला। यानी किसी ने हन्ना का मुंह बंद किया था, उसे चिल्लाने से रोका गया था। सबसे रहस्यमय चीज थी वह कागज का टुकड़ा, जो बैग के नीचे मिला, एल्वा वैली एरिया का पुराना टूरिस्ट मैप। उसके पीछे बॉल पॉइंट पेन से लिखा था, चिल्लाओ मत, लड़ो मत, तुम घर जाओगी। फॉरेंसिक टीम के अनुसार, यह लिखावट किसी ने हड़बड़ी में की होगी, शायद पीड़िता को आश्वासन देने या धोखा देने के लिए। साइकोलॉजिस्ट ने बाद में बताया कि अपराधी अक्सर पीड़ित को शांत रखने के लिए ऐसे झूठे वादे करते हैं, ताकि वे बिना संघर्ष किए खुद को उनके हवाले कर दें। अब तस्वीर साफ होने लगी, हन्ना की मौत एक दुर्घटना नहीं थी, यह एक योजनाबद्ध हत्या थी। जांच दोबारा सक्रिय हुई और इस बार पूरा ध्यान उस आदमी पर गया जो रात में कैंपग्राउंड में घूम रहा था। डेविड कार्टराइट से दोबारा पूछताछ की गई। उसने जितना हो सके उतना याद करने की कोशिश की। वह आदमी औसत कद का था, लगभग 5 फुट 9 इंच के करीब, शरीर मजबूत लेकिन मोटा नहीं, उसके कपड़े कैमोफ्लाज टाइप के थे। वह शांत आवाज में बोल रहा था, और उसकी टॉर्च की रोशनी बहुत तेज नहीं थी। लेकिन वह कौन था? कहाँ गया? वह वहां क्यों था? डिटेक्टिव ओल्सन ने इलाके के लगभग 27 संदिग्ध लोगों की सूची तैयार की, ऐसे लोग जो उम्र, कदकाठी और व्यवहार के आधार पर इस आदमी से मेल खा सकते थे। कई से पूछताछ की गई। कुछ के पास मजबूत अलिबी थे, कुछ बिल्कुल संदिग्ध नहीं लगे। लेकिन एक नाम बार बार सामने आता रहा, डगलस मर्फी। डगलस मर्फी लगभग 49 साल का एक पूर्व लकड़हारा था, जो पार्क से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक छोटे, एकांत केबिन में अकेले रहता था। उसका अतीत साफ नहीं था, पुरानी लड़ाई झगड़े की घटनाएं, शराब पीकर बर्ताव बिगड़ना और 2 साल जेल की सजा। वह पार्क के अंदरूनी जंगलों को बहुत अच्छी तरह जानता था और कभी कभी हफ्तों तक गायब होकर वही शिकार करता रहता था। उसके पास एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता भी था, जो इस मामले में एक बड़ा संकेत बन सकता था। पुलिस जब उसके घर पहुंची, तो मर्फी राइफल के साथ बाहर खड़ा था, जैसे किसी अनजान आवाज की उम्मीद में सतर्क हो। पूछताछ हुई, पर उसने हर सवाल को टाल दिया। उसने कहा कि उसे याद नहीं कि 2 साल पहले वह कहा था, लेकिन उसने तलाशी की इजाजत देने से साफ मना कर दिया। और वारंट हासिल करने के लिए जो सबूत चाहिए होते हैं, वह मौजूद नहीं थे। जज ने भी बिना मजबूत कारण के तलाशी का आदेश देने से मना कर दिया। जांच फिर अटक गई, जैसे जंगल इस सच को निगल चुका हो। अगले कुछ वर्षों में यह मामला बार बार खुला भी, बंद भी हुआ। ओल्सन ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और अन्य लापता महिलाओं की फाइलें भी खोल कर देखने लगा। उसने ओलंपिक पार्क के 20 साल के इतिहास में 8 और महिलाओं के गायब होने का पैटर्न खोजा, और वह यकीन करने लगा कि यह जगह किसी एक खतरनाक व्यक्ति का शिकार स्थल हो सकती है। मगर बिना सबूत के किसी सिद्धांत को मंजूरी नहीं मिल सकती थी। फिर 2017 में एक अप्रत्याशित घटना हुई, डगलस मर्फी कैंसर से मर गया। उसके बाद जब उसके भतीजे उसके केबिन की सफाई करने पहुंचे, तो उन्हें पुराने अखबार, पत्रिकाएं और तस्वीरों का ढेर मिला। उन्हीं में एक तस्वीर थी जिसमें घना जंगल और बैकग्राउंड में एक टेंट दिख रहा था, कुछ ऐसा जैसा हन्ना के पास था।
लेकिन तस्वीर पर तारीख नहीं थी और नहीं यह साबित किया जा सकता था कि यह हन्ना का टेंट था। कुछ संकेत मिले, बहुत शक पैदा हुए, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। और इस तरह 2 साल तक मिट्टी के नीचे छिपा सच सामने आने के बावजूद हन्ना के कातिल का नाम आज भी पूरी तरह साबित नहीं हो सका। हन्ना ब्रैडी की कहानी जितनी दुखद है, उतनी ही असहज करने वाली भी। वह एक साधारण यात्रियों की तरह जंगल में आई थीं, कुछ दिन प्राकृतिक शांति में बिताने, शहर से दूर राहत पाने और खुद से जुड़ने के लिए। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वही जंगल, जिसकी खूबसूरती उन्हें खींच कर लाई थी, उनकी जिंदगी का अंत बन जाएगा। 2 साल तक किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ है, जिंदा है या नहीं, और अगर नहीं है, तो उनके साथ क्या हुआ। जब उनका शव देवदार की जड़ों के नीचे मिला, तो यह स्पष्ट हो गया कि हन्ना साथ नहीं रहीं, लेकिन इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्हें मिट्टी के नीचे यूं छिपा दिया गया था कि शायद अगर वह पेड़ तूफान में न गिरता, तो हन्ना का सच कभी सामने ही न आता। वह असल में जंगल के भीतर दफन एक ऐसा राज थीं जो सालों तक किसी से छुपा रहता। उनके माता पिता रॉबर्ट और एलिजाबेथ ने वर्षों तक इंतजार किया, उम्मीदों और डर के बीच झूलते हुए। उनकी एकमात्र संतुष्टि यह रही कि आखिरकार उन्हें अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने का मौका मिला। पर सच ढूंढने की लड़ाई वहीं रुक गई, क्योंकि हन्ना के कातिल का नाम, चेहरा और मकसद आज भी पूरी तरह से अनजाना है। शक कई पर गया, लेकिन साबित कोई नहीं हुआ। डगलस मर्फी की मौत के बाद तो उन सवालों की गहराई और भी अंधेरी हो गई। क्या वही था? क्या उसने यह अकेले किया? क्या उसने इससे पहले या बाद में और भी लोगों को निशाना बनाया? इनका जवाब शायद कभी नहीं मिल पाएगा। जंगल बेहद सुंदर है, लेकिन गहराई में छिपा खतरा हमेशा जानवर नहीं होते। इंसान भी उतना ही खतरनाक हो सकता है, खासकर तब जब वह छिपा रहना जानता हो, रास्ते पहचानता हो और दूसरों की कमजोरी को समझता हो। ओलंपिक नेशनल पार्क जैसा विशाल क्षेत्र किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए दुनिया की सबसे अच्छी पनाहगाह हो सकता है, जो नहीं चाहता कि उसे देखा जाए। और सबसे डरावनी बात, कभी-कभी ऐसे लोग बरसों तक पकड़े भी नहीं जाते। हन्ना की कहानी हमें सिर्फ एक अपराध के बारे में नहीं बताती, बल्कि हमें सावधान भी करती है। अगर आप कभी ऐसे जंगलों में जाए जहां सभ्यता कई किलोमीटर पीछे छूट जाती है, तो हमेशा सतर्क रहें। कभी अकेले गहराई तक ना जाए, रात में टेंट से बाहर निकलते समय सोचें, और सबसे जरूरी, अजनबियों पर भरोसा करने से पहले 2 बार सोचें, चाहे वे कितने ही शांत और सामान्य क्यों न दिखें। प्रकृति खूबसूरत है, लेकिन उसमें ऐसे रहस्य भी होते हैं, जिनके भीतर झांकने पर इंसान असहज हो उठता है। हन्ना उस रहस्य का हिस्सा बन गईं। उनकी मुस्कान कैंपफायर की उस आखिरी रात में जमी रह गई, और उनकी जिंदगी कुछ ही घंटों में खत्म हो गई। दुख की बात यह है कि शायद जंगल में और भी ऐसे राज दफन हों, जिन्होंने अभी तक खुद को दुनिया के सामने प्रकट नहीं किया। हन्ना की याद हमें यह समझाती है, यात्रा का रोमांच सुंदर होता है, लेकिन सावधानी उससे भी ज्यादा सुंदर और जरूरी है। क्योंकि कभी-कभी खतरा पेड़ों के बीच से नहीं आता, वह इंसानी परछाई के रूप में आता है, जो अंधेरे में चुपचाप चलती है, और किसी को पता भी नहीं चलता कि वह कब किसी जिंदगी की कहानी बदल दे।